आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भूगोल यानी ज्योग्राफी सिर्फ स्कूलों में रटे जाने वाले नक्शों और राजधानियों का विषय है, या फिर ये दुनिया को देखने का एक ऐसा चश्मा है जिससे राजनीति, अर्थव्यवस्था और हमारा भविष्य सब कुछ साफ नजर आने लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग भूगोल को इसी तरह देखते हैं, मतलब तथ्यों की एक लिस्ट। बिल्कुल। और इसी सोच को परखने के लिए हमारे पास 11वीं कक्षा की भूगोल की किताब का एक शुरुआती अध्याय है, जिसका शीर्षक है भूगोल एक विषय के रूप में। तो आज का हमारा मिशन है इस बुनियादी टेक्स्ट में छुपे गहरे विचारों को निकालना और ये समझना कि ये विषय आज भी इतना जरूरी क्यों है। सही कहा, ये स्रोत हमें इसकी बुनियाद से परिचित कराता है। तो चलिए इस दस्तावेज में दिए गए हर बिंदु पर क्रम से और गहराई से चर्चा करते हैं, ताकि इसकी पूरी तस्वीर साफ हो सके और हम देख सकें कि ये महज एक स्कूली अध्याय से कहीं ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं जो ये टेक्स्ट उठाता है, हमें भूगोल पढ़ना ही क्यों चाहिए। इसमें लिखा है कि हम धरती पर रहते हैं और हमारा जीवन हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। लगता है, लेकिन ये निर्भरता बहुत गहरी है। आप सोचिए, हजारों साल पहले का इंसान, उसका पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर था। शिकार के लिए जानवर, खाने के लिए पौधे, रहने के लिए गुफाएं, वो पर्यावरण का हिस्सा था, उससे अलग नहीं। समय के साथ हमने तकनीक बनाई, आग जलाना सीखा, पहिया बनाया, खेती करना शुरू किया। हमने भूमि, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया बनानी शुरू की। अच्छा, मतलब हम प्रकृति पर निर्भरता से उसके इस्तेमाल की तरफ बढ़ गए और हमने अपनी आदतें भी बदली। जैसे हम आज भी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हल्के। ये तो भूगोल का हमारी अलमारी तक में दखल है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। हमारा खाना, हमारे घर बनाने का तरीका, हमारे त्योहार, सब कुछ कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ा है। और यही बात इस टेक्स्ट के दिल में है कि इन चीजों में हर जगह विभिन्नता या कहिए डाइवर्सिटी पाई जाती है। हाँ, कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदान, कहीं सूखा है तो कहीं बेहिसाब बारिश। और इसी विविधता को समझने की क्षमता हमें भूगोल देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या अलग है, बल्कि ये पूछता है कि क्यों अलग है। और अब तो हमारे पास GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर कार्टोग्राफी जैसी तकनीकें भी हैं। मुझे लगता है GIS तो हम सब अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, गूगल मैप्स की शक्ल में। एकदम सही। गूगल मैप्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो सिर्फ रास्ता नहीं बताता, वो ट्रैफिक दिखाता है, रेस्टोरेंट सुझाता है। हाँ हाँ, यानी एक ही नक्शे पर कई तरह की जानकारी की परतें बिछा देता है। यही तो GIS है। तो ये ज्ञान सिर्फ एकेडमिक नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक कौशल है जो राष्ट्रीय विकास से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक में काम आता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि भूगोल पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। लेकिन ये विषय असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पृथ्वी का वर्णन है, जैसा कि इसके नाम का मतलब है? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये टेक्स्ट बताता है कि भौतिक पर्यावरण एक मंच की तरह है। एक मंच। और हम इंसान उस मंच पर अपनी तकनीक और संस्कृति का इस्तेमाल करके एक नाटक खेल रहे हैं। कहीं हम उस मंच को बदल रहे हैं, कहीं मंच हमें बदल रहा है। भूगोल इसी नाटक, इसी रिश्ते का अध्ययन है। अच्छा, ये सिर्फ मंच का अध्ययन नहीं है और ना ही सिर्फ किरदारों का, ये दोनों के बीच के संवाद का अध्ययन है। ये मंच और नाटक वाला उदाहरण कमाल का है। इसने पूरी बात को एकदम साफ कर दिया। यहाँ एक तथ्य दिया गया है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल एक ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज ने किया था। मेरा सवाल यह है कि उसी समय क्यों, प्राचीन ग्रीस में ऐसा क्या हो रहा था कि उन्हें इस सब को एक नाम देने की जरूरत महसूस हुई? बहुत गहरा सवाल है। देखिए, वो दौर साम्राज्यों के विस्तार का, व्यापार के नए रास्ते खोजने का और दुनिया को समझने की एक बौद्धिक बेचैनी का था। जब आप नई जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं या दूर देशों से व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको नक्शों की जरूरत पड़ती है। आपको मौसम का अंदाजा होना चाहिए। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन से संसाधन मिलेंगे। तो भूगोल एक जरूरत से पैदा हुआ विषय है। ये सिर्फ दार्शनिकों की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि राजाओं, व्यापारियों और सेनापतियों की जरूरत थी। अच्छा,
इसीलिए इरास्टोस्थेनीज ने सिर्फ शब्द नहीं गढ़ा, उन्होंने पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस को भी लगभग सही सही नाप लिया था। वाह, मतलब भूगोल की शुरुआत ही प्रैक्टिकल जरूरतों से हुई थी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी है, क्या हम भूगोल को भौतिकीय या रसायन विज्ञान की तरह एक पक्का विज्ञान मान सकते हैं? क्योंकि इसमें मानवीय व्यवहार भी शामिल है, जो हमेशा बदलता रहता है। ये एक बहुत जरूरी बहस है और ये टेक्स्ट इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से देता है। ये कहता है कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय तब बनता है जब वो 3 सवालों के जवाब देता है। पहला सवाल है क्या, व्हाट, यानी धरती की सतह पर कौन सी प्राकृतिक या सांस्कृतिक चीजें मौजूद हैं, जैसे यहाँ एक पर्वत है। ठीक है, क्या। दूसरा सवाल है कहाँ, वेयर, यानी वो पर्वत कहाँ स्थित है, उसका वितरण क्या है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसने भूगोल को विज्ञान बनाया वो है क्यों, वाई। वो पर्वत वहीं क्यों है, उसकी चट्टानें कैसे बनी, उस पर एक खास तरह के पेड़ ही क्यों उगते हैं, वहां रहने वाले लोगों का जीवन वैसा क्यों है। जैसे ही आप क्यों पूछते हैं, आप कार्य कारण संबंध मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तलाश करने लगते हैं, और यही किसी भी विषय को वैज्ञानिक बनाता है। इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। टेक्स्ट में फसलों का उदाहरण है। मान लीजिए पंजाब में गेहूं उगता है और केरल में मसाले। ठीक है। क्या और कहाँ का जवाब तो मिल गया, लेकिन क्यों, इसका जवाब भूगोल देता है। पंजाब की जलोढ़ मिट्टी और सर्दियां गेहूं के लिए अच्छी हैं, केरल की नमी वाली जलवायु और लैटेराइट मिट्टी मसालों के लिए। अच्छा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बाजार की मांग, किसानों की आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियां, सिंचाई की सुविधा, ये सब उस क्यों का हिस्सा है। भूगोल इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक पूरी तस्वीर तैयार करता है। समझ गया। तो ये एक ऐसी पहेली को सुलझाने जैसा है जिसके टुकड़े अलग-अलग विज्ञानों से आते हैं। और शायद इसीलिए इस टेक्स्ट में भूगोल को एक समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग विषय कहा गया है। इसमें एक लाइन है कि भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण करता है, जबकि इतिहास कालिक संश्लेषण करता है। अब ये सुनने में बहुत भारी शब्द लग रहे हैं। हाँ, हैं तो भारी, पर इनका मतलब बहुत आसान है। चलिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप एक फोटो देख रहे हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आज इसी वक्त क्या हो रहा है सब एक साथ दिख रहा है। ये हुआ क्षेत्रीय संश्लेषण। अच्छा, एक ही समय में अलग-अलग जगह। हाँ, यानी एक ही समय में अलग-अलग जगहों की जानकारी को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना, ये भूगोल का काम है। और कालिक संश्लेषण? अब सोचिए आप दिल्ली की 100 साल पुरानी, फिर 50 साल पुरानी और फिर आज की फोटो को एक लाइन में रखकर देख रहे हैं। ये हुआ कालिक संश्लेषण, यानी एक ही जगह पर समय के साथ हुए बदलाव को जोड़ना। ये इतिहास का काम है। तो भूगोल स्पेस में यानी अलग-अलग जगहों में चीजों को जोड़ता है और इतिहास टाइम में यानी अलग-अलग समय में। क्या कमाल का तरीका समझाने का, अभी मैं कभी नहीं भूलूंगा। टेक्स्ट में भूगोल के इतिहास पर प्रभाव के भी कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे बड़े देशों को उनका आकार युद्ध में मदद करता है या समुद्र देशों के लिए एक रक्षा कवच बन जाता है। हाँ, और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है। आज भी रूस का विशाल आकार उसे एक रणनीतिक गहराई देता है। ब्रिटेन का एक द्वीप होना ही उसे यूरोपीय महाद्वीप की राजनीति से हमेशा थोड़ा अलग रखता आया है ना? सही बात है। भारत का ही उदाहरण लें, हिमालय ने हमें सदियों तक उत्तर से आने वाले ठंडे तूफानों और आक्रमणकारियों से बचाया, लेकिन उसी हिमालय में जो दर्रे थे, उन्हीं से कई आक्रमणकारी और प्रवासी भारत में आए भी। तो भूगोल मौके भी देता है और चुनौतियां भी। और इसमें समुद्री ताकत का भी जिक्र है कि कैसे नौसंचालन मतलब नेविगेशन की तकनीक ने यूरोपीय देशों को पूरी दुनिया में उपनिवेश बनाने में मदद की। बिल्कुल, जिन्हें समुद्र पर काबू मिल गया, उन्हें दुनिया पर काबू मिल गया। ये दिखाता है कि भूगोल और तकनीक मिलकर कैसे इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि भूगोल क्या है और ये कैसे काम करता है, तो जरा इसकी बनावट को देखते हैं। टेक्स्ट में भूगोल के अध्ययन के 2 मुख्य तरीकों या उपागमों का जिक्र है। हाँ, पहला है क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक तरीका। इसे जर्मन भूगोल वेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने शुरू किया था। इसमें आप कोई एक विषय चुनते हैं, मान लीजिए ज्वालामुखी,
और फिर पूरी दुनिया के ज्वालामुखियों का अध्ययन करते हैं। वे कहाँ हैं, क्यों है, कितने तरह के होते हैं वगैरह। और दूसरा तरीका? दूसरा है प्रादेशिक या रीजनल तरीका, जिसे हम्बोल्ट के ही एक साथी कार्ल रिटर ने आगे बढ़ाया। इसमें आप एक पूरा प्रदेश या इलाका चुनते हैं, जैसे सहारा रेगिस्तान, और फिर उस एक ही जगह की हर चीज का अध्ययन करते हैं। सब कुछ एक साथ? हाँ, वहाँ की जलवायु, चट्टानें, जानवर, लोग, उनकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ, ताकि आप उस प्रदेश को समग्रता में समझ सकें। तो एक में विषय मुख्य है और दूसरे में जगह। अब क्रमबद्ध तरीके के आधार पर भूगोल की कुछ शाखाओं का भी जिक्र है। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। ये सुनने में काफी अकादमिक लगते हैं। असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है? चलिए इन्हें एक कहानी से समझते हैं। गंगा नदी की कहानी। अच्छा। भौतिक भूगोल की शाखाएं हमें बताती हैं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई। भू आकृति विज्ञान बताता है कि हिमालय पर्वत कैसे बने, जहां से गंगा निकलती है। जलवायु विज्ञान समझाता है कि मॉनसून कैसे आता है, जो गंगा को पानी से भर देता है। ठीक है। जल विज्ञान गंगा के बहाव, उसकी गति और उसके रास्ते का अध्ययन करता है। और मृदा भूगोल बताता है कि गंगा अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है, उससे उत्तर भारत के मैदान इतने उपजाऊ क्यों बने। वाह, तो ये तो कहानी का पहला हिस्सा हो गया। मतलब मंच कैसे तैयार हुआ। अब मानव भूगोल। अब आते हैं मानव भूगोल पर, जो इस मंच पर इंसानी नाटक की कहानी है। जनसंख्या भूगोल बताता है कि लोग गंगा के किनारे क्यों बसे और कैसे हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी जैसे शहर आबाद हुए। आर्थिक भूगोल समझाता है कि कैसे इन मैदानों में खेती शुरू हुई, उद्योग लगे। राजनीतिक भूगोल देखता है कि कैसे इस नदी के किनारे बड़े बड़े साम्राज्य बने और आज ये किन राज्यों की सीमाओं से होकर गुजरती है। और सांस्कृतिक भूगोल? हाँ, सांस्कृतिक भूगोल हमें गंगा से जुड़ी आस्था और संस्कृति के बारे में बताता है। और जीव भूगोल? जीव भूगोल इन दोनों के बीच का पुल है। ये गंगा के पानी में रहने वाले जीवों जैसे डॉल्फिन और उसके किनारों पर मौजूद जंगलों और जानवरों की कहानी कहता है। तो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग शाखाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही महाकाव्य के अलग अलग अध्याय हैं। ये तो कमाल है। एक नदी के उदाहरण से पूरा विषय ही खुल गया। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सब का मतलब क्या है? खासकर भौतिक भूगोल का हमारे लिए क्या महत्व है? इसका सीधा साधा जवाब है, हमारा अस्तित्व इसी पर टिका है। ये टेक्स्ट बताता है कि भू आकृतियां यानी पहाड़, मैदान, पठार हमें वो आधार देते हैं जिस पर हम अपनी सारी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे खेती के लिए मैदान? बिल्कुल, हम खेती के लिए मैदानों पर निर्भर हैं, खनिजों और जंगलों के लिए पठारों पर, और पानी, वनस्पति और पर्यटन के लिए पहाड़ों पर। और जलवायु? जलवायु तो हमारे खाने, पहनने से लेकर हमारे घरों की बनावट तक तय करती है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया तो मानसून की बारिश ही घुमाती है ना? सही बात है। समुद्र को ही देख लीजिए, वो सिर्फ मछलियों का स्रोत नहीं, बल्कि खनिजों का भी भंडार है। इस टेक्स्ट में एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि भारत ने समुद्र की गहराइयों से मैंगनीज पिंड निकालने की तकनीक विकसित कर ली है। एक मिनट, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। समुद्र के तल से खनन? ये तो सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, ये तो भविष्य के संसाधनों पर कब्जे की दौड़ है जो समुद्र की गहराइयों में लड़ी जा रही है। बिल्कुल, और भूगोल हमें यही समझने में मदद करता है कि ये दौड़ कहाँ, क्यों और किन तकनीकी ताकतों के दम पर लड़ी जा रही है। ये सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि समुद्र के तल का भी भू राजनीतिक अध्ययन है। और अंत में मिट्टी, जिसे हम अक्सर मामूली चीज समझ लेते हैं, वो पूरे जीव मंडल का आधार है। और ये सब हमें एक ही विचार की ओर ले जाता है जिस पर यह टेक्स्ट खत्म होता है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ने इस मंच को समझना और उसका सम्मान करना होगा। अगर हम ये भूल गए कि हम इसी मंच पर निर्भर है, तो हमारा नाटक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हमने भूगोल क्यों पढ़े जैसे एक सरल सवाल से शुरुआत की और विषय के वैज्ञानिक आधार, उसकी शाखाओं और हमारी दुनिया में उसके असली महत्व तक पहुंचे। ये साफ है कि भूगोल सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि ये सोचने का, चीजों को जोड़ने का एक तरीका है। ये भौतिक दुनिया और मानव समाज के बीच के उन अदृश्य धागों को देखने का नजरिया है। ये कहाँ के पीछे छिपे क्यों को समझने के बारे में है। इस पाठ में आखिर में मानव और प्रकृति के बीच एक संवाद का जिक्र है।
जहां इंसान कहता है, आपने मिट्टी बनाई, मैंने कब बनाया, आपने रात बनाई, मैंने दिया बनाया। और वो संवाद आगे कहता है, आपने बंजर जमीन और रेगिस्तान बनाए, मैंने फूलों की क्यारियां और बाग बगीचे बनाए। ये संवाद इंसान की रचनात्मकता को दिखाता है। लेकिन आज जब हम अपनी तकनीक से पूरे ग्रह की जलवायु बदल देने की ताकत रखते हैं, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। उस संवाद में आज कौन सी नई पंक्तियां लिखी जा रही हैं, और क्या वे पंक्तियां निर्माण की हैं या विनाश की? वो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी एक ऐसे विकास के लिए जो लंबे समय तक टिक सके, हमें अपने भौतिक पर्यावरण की गहरी समझ होना निहायत जरूरी है। यही वो बुनियाद है जिस पर हम अपने ग्रह का भविष्य जिम्मेदारी से बना सकते हैं। तो आप जब भूगोल की ये अलग अलग शाखाएं हमारे सामने हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि दुनिया को देखने के लिए किस भौगोलिक नजरिए का इस्तेमाल किया जाए। क्या एक अर्थशास्त्री की तरह सोचा जाए, एक पर्यावरणविद की तरह, या फिर एक इतिहासकार की तरह? ये चुनाव अब हमारे हाथ में है।